हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर सेकेंड, यूनिट सेकेंड। तो लास्ट क्लास में हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम इसका सिंगुलर सॉल्यूशन, व्यापक हल, इसका विचित्र हल, जनरल सॉल्यूशन और इसके एक्सट्रेनियस पॉइंट्स मीन्स बाह्य बिंदु पथ। तो इसका हमारा लास्ट एग्जाम्पल था और वो मैंने आप लोगों को इनकम्प्लीट करवाया था। तो आज की क्लास में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को P डिस्क्रिमिनेंट्स, P विवेचक निकलवा चुकी थी। मैं लास्ट क्लास में हमने ये कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन में हमको दिया है कि गिवन है क्वेश्चन में कि इसके विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन और इसके सिर्फ एक्सट्रेनियस पॉइंट्स मींस बाह्य बिंदु पथ निकालने हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो सी विवेचक है, सी डिस्क्रिमिनेट है, वो तभी कैलकुलेट हम कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, वहां पर व्यापक हल हो। इट मीन्स उसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास हो। तो क्वेश्चन में अगर हमें व्यापक हल नहीं पूछा, फिर भी हमें व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सी विवेचक निकालना है और सी विवेचक हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, उसका जनरल सॉल्यूशन हो, व्यापक हल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे सी विवेचक के लिए। ठीक है, किसके लिए? सी डिस्क्रिमिनेट के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पर पहले। तो देखो यहाँ पर सी डिस्क्रिमिनेट, तो हमारे पास क्वेश्चन है 8a इक्वल टू 27y। हमें क्या निकालना है यहाँ से, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। तो क्या करना होगा कि हमें इसे सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके हमारे पास एक सी में इक्वेशन आएगी। उस इक्वेशन का हम सी के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों में से सी का एलिमिनेशन करके, विलोपित करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सी विवेचक। तो यहां से हमें क्या निकालना है, PQ इक्वल टू 27y/8a। अगर मैं यहां से सिर्फ p की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 इसकी पावर पुट करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। तो 27y/8a की पावर 1/3। तो p इक्वल टू 27 की 1/3 क्या होती है, 3, y की पावर 1/3, 8 की 2, a की पावर 1/3। ओके, हम जानते हैं, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ p इज dy/dx इक्वल टू 3y की पावर 1/2 अपॉन 2a की पावर 1/q। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इनकी, dy/dx इक्वल टू 3y की पावर 1/3, 2a की पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, चरों को पृथक करेंगे और चरों को पृथक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है उसका समाकलन का, इंटीग्रेशन का। तो लिखेंगे चरों को पृथक कर समाकलन करने पर तो यहां से देखो dy/dx का हम क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग ओके। तो देखो सेपरेट करेंगे, 2/3 a की पावर 1/3 dy/y की पावर 1/3 इक्वल टू dx। तो 2/3 a की पावर 1/3। अब y की पावर कहाँ है, नीचे, ऊपर लेके जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। तो y की पावर -1/3 dy इक्वल टू dx। फिर क्या करना है, जो वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो उनका इंटीग्रेशन करेंगे।
क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो y की पावर -1/3 का y के रेस्पेक्ट में समाकलन, तो देखो 2/3 a की पावर 1/3 एज इट इज, बिकॉज ऑफ ये क्या है कांस्टेंट है, और y की पावर -1/3 का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग क्या होगा, ये हमने कर दिया dx का x और प्लस का क्लियर। अब देखो चलो यहाँ तक सॉल्व करो, इसके आगे बाद में हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो इसे यहाँ तक पहले नोट करो। नोट करो इसे। देखो अब नेक्स्ट स्टेप हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2/3 a की पावर 1/3 y की पावर 2/3 अपॉन 2/3 इक्वल टू x प्लस सी। इस 2/3 से ये 2/3 हो गया कैंसिल, तो a की पावर 1/3 y की पावर 2/3 इक्वल टू x प्लस सी। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो है a की पावर 1/3 y की पावर 2/3 इक्वल टू x प्लस सी। अब हम इनमें से दोनों पावर में नीचे क्या है 3 है, तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में बोथ साइड्स वी मल्टीप्लाई द पावर ऑफ q, हम 3 की घात से गुना करेंगे दोनों पक्षों को। तो a की पावर 1/3 y की पावर 2/3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और x प्लस सी को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने बोथ साइड किया है, तो हम इसको हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो 3 पावर है ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचेगा a/² इक्वल टू x प्लस सी की पावर होल क्यूब। ओके, तो ये क्या है, इसका व्यापक हल है, यह दिए हुए समीकरण का, यह दिए हुए समीकरण का व्यापक हल है, व्यापक हल है, मीन्स इट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, तो ये क्या है हमारे पास व्यापक हल है। अब व्यापक हल है तो हम क्या करेंगे, इस जो भी हमारे समीकरण नंबर कितनी हमने पुट कर दी वो देख लो आप। एक हमने इक्वेशन 1 को किया, सेकंड p, अब देख लेना जो भी नंबर की इक्वेशन है वो इक्वेशन पुट कर
देना। मैं इसको 4 नंबर दे रही हूँ आपकी कॉपी में, अगर 3 नंबर की है तो 3 दोगे, 2 नंबर की है तो 2 दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशन, समीकरण 4 का c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, partial differentiation with respect to c of equation 4, of equation 4। तो समीकरण 4 का क्या करा हमने, c के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखो c के सापेक्ष जो ये हमारे हैं ये है एज ए कांस्टेंट, तो a/² का करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, x प्लस c की कितनी पावर है 3, तो 3x प्लस c, x का हो गया 0 और c का हो गया 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3x प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, x प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया कि x प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ये जो हमारे पास समीकरण आई है, इन समीकरण में से हम c का विलोपन करेंगे। लिखो आगे, समीकरण 1 का समीकरण 1 में समीकरण 4, समीकरण 4 व 5 से c का, या आप सीधे लैंग्वेज में लिखो ताकि आप दोबारा पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। समीकरण 4 का वर्ग करके x प्लस c का होल स्क्वायर का मान रखने पर मीन्स स्क्वायर of equation 4 and put x plus c का whole square, put the value of x plus c का whole square in equation 4। तो equation 4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ होल स्क्वायर होगा तो a/² का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस c का पावर 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, x प्लस c का जो होल स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a/² का स्क्वायर x प्लस c का होल स्क्वायर की पावर क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। अब x प्लस c का होल स्क्वायर का मान हमने क्या रख दिया, 0। 0 की अगर हम पावर 3 भी यूज करेंगे तो भी आंसर क्या रहेगा, 0। क्लियर। यहाँ आंसर 0 है तो a/² का क्या लिखा है, स्क्वायर, मींस यहाँ टोटल क्या बन जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे, नोट करो पहले से यहाँ तक।
यहाँ तक हमने हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब इससे आगे करेंगे। तो ये है हमारे पास लास्ट इक्वेशन जिसे हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहां से देखेंगे a y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर y की पावर 4 इक्वल टू 0 की पावर 3। a स्क्वायर y की पावर 4 इक्वल टू 0, इट मींस y की पावर 4 इक्वल टू 0 बाय a स्क्वायर, तो y की पावर 4 इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, y की पावर 4 इक्वल टू 0। अब जो इससे पहले ये क्या है हमारे पास, c विवेचक है। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6, c विवेचक या c डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर, तो ये हमारे पास c विवेचक आ गया। तो c विवेचक है जो, क्या हम इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं, y इक्वल टू y इंटू वाई क्यूब, क्योंकि ये भी क्या है y की पावर 4 बनेगा। और इस तरह से हमने इसको क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि c विवेचक में भी हमारे पास क्या है, सॉरी p में भी, p डिस्क्रिमिनेंट है, वहां पे भी हमने क्या नोट किया है, y इंटू वाई। क्लियर, तो अब हम समीकरण अब देख लेना, p और c जो दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स हैं, दोनों विवेचक हैं, उनमें जो भी पार्ट हमारा कॉमन है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा विचित्र हल है, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया है y इंटू वाई क्यूब में, तो लिखेंगे c व p विवेचक में, p विवेचक में, c व p विवेचक में y समान है, अतः यह विचित्र हल होगा, अतः यह विचित्र हल होगा, हल होगा। तो लिखेंगे हम इन C and P discriminants the same, या फिर लिख लो डायरेक्टली y is same, then we said to be its singular solution, singular solution। तो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, सिंगुलर सॉल्यूशन मतलब इसका विचित्र हल। तो जब ये क्या हो गया यहाँ पर, इसका विचित्र हल हो गया, तो हम बात करते हैं p विवेचक की। p विवेचक में एक y शेष है, y शेष है, अतः जब कोई भी बिंदु एक बार ही आए तो वो हमारा p विवेचक में क्या कहलाता है, फॉर्मूला देखो और वहां से हम बताएंगे कि p विवेचक में अगर एक बार ही आए तो वो क्या होता है, हमारा अन्वालोप होता है। और c विवेचक में क्या बच रहा है, एक पार्ट तो हमने ले लिया, क्या बचा हमारे पास, y क्यूब। तो c विवेचक का फॉर्मूला देखो और जहां पर वहां पर 3 वैल्यू आती हैं तो वो क्या होता है, उद्याग पथ होता है। ओके, तो लिखो आगे इसमें, अतः यह अन्वालोप होगा, अन्वालोप होगा। लिखेंगे आगे
in P discriminates the remaining part is Y, so it will be angular. ओके, फिर हमने बात करी सी विवेचक में। तो सी विवेचक में y तो हो गया दोनों पार्ट में समान, तो सी विवेचक में क्या बच रहा है? शेष भाग y क्यूब है, y क्यूब है। अतः यह उव्याघ्र पथ होगा, उव्याघ्र पथ होगा। It means in C discriminants the remaining part is y cube so it will be Fuchs locus। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। ओके, और इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, लेकिन यूनिट कंप्लीट नहीं हुई। यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर हैं, जिनमें से एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया है इस क्वेश्चन के साथ, और एक पार्ट अभी हमारा बच रहा है, वो हम पूरा चैप्टर है अभी, वो हम करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले आप लोग।
समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ओके, तो देखो रैखिक अवकल समीकरण, इसकी परिभाषा हम हमारे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण हमने पढ़ लिया। क्या होती है रैखिक अवकल समीकरण की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वे समीकरण जिनमें आश्रित चर तथा उसके अवकलज केवल प्रथम भाग में आते हो। तो रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है, जिसमें आश्रित चर मीन्स विच इक्वेशन वी यूज डिपेंड वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव comes only first order, we call this linear differential equation। तो रैखिक अवकल समीकरण की परिभाषा हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर ली। आफ्टर दैट हमने उसी के साथ पढ़ा कि रैखिक अवकल समीकरण को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक का मान निकालते हैं। समाकलन गुणांक का मान निकालने के बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में हम उस वैल्यू को पुट करके हमारे पास क्या आ जाती है, रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, मींस we get the solution of linear differential equation। and after that we will discuss the reduced form of linear differential equation, मतलब रैखिक अवकल समीकरण का सामान्य रूप। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम लिखेंगे अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो लिखेंगे अचर, चैप्टर का नाम नोट करो पहले, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण means linear differential equations with constant coefficients, तो लिखेंगे इसमें एनवा कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप निम्न है। रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप निम्न है। तो ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एनवी कोटि का रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर which general form is dny upon dxn p1 dn minus 1 upon dxn minus 1 plus p2 dn minus 2y upon dxn minus 2 plus pny equal to q of x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां p1 p2 pn qx या तो x के फलन है या अचर है, या तो x के फलन है। ये कुछ नहीं याद करना, ये सिर्फ नोट करना है आपको। ठीक है, अगर एक नंबर में डेफिनेशन आ जाए तो लिख देना, या अचर है।
where P1, P2, Pn, Q of x is either function of x or constant ओके। तो नोट करो इसे। आफ्टर दैट हम इसी में ही लिखेंगे कि अचर गुणांकों वाले जो रैखिक अवकल समीकरण है उसकी परिभाषा क्या होगी, इसी के आगे ओके क्या लिखेंगे, द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो यहां तक नोट करो इसे पहले। कर लिया ना? तो लिखो आगे, यदि P1 डॉट P2 एंड सो ऑन Pn। आपकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, मैं आपको कल की क्लास में इसके आगे नोट करवाऊंगी ओके कि अचर गुणांकों वाले जो रैखिक अवकल समीकरण है उसकी डेफिनेशन क्या है, मींस विच डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे ओके।